हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। चलिए गाइज, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने रोलिंग मोशन पे बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस किया था। बच्चों, आज के डेट में भी हम लोग रोलिंग पे बेस्ड कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला सवाल बच्चों बहुत ही शानदार है। ऐसा सवाल मैंने प्रीवियस क्लास में दिया था, लेकिन उसमें क्या था बच्चों, एक ऐसा ग्राउंड हॉरिजॉन्टल ग्राउंड थी, ओके, रफ वाली सरफेस थी और इस पे V0 से फेंका था और मैंने आपको बोला था कि आप बताओ कि जब ये प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। याद होगा बच्चों, पहले ये बड़ा सवाल था, लेकिन अब उसी सवाल को बच्चों मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। मैं किसी प्लैंक पे डाल दिया, ओके, और प्लैंक के नीचे का जो सरफेस है वो स्मूथ है, ओके, और इस प्लैंक पर शुरू में कितने से फेंका बच्चों? V0 से। ध्यान रहे, सवाल एग्जैक्टली वही है, थोड़ा सा इसमें चेंज ये है कि वहां पे क्या है बच्चों, प्लैंक है, और प्लैंक जिस फ्लोर पे रखी गई है वो क्या है? स्मूथ है, ओके। अब आपसे पूछा गया है कि जब ये वाली डिस्क प्योर रोल स्टार्ट करेगी तो आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या है। बहुत तरह की सवाल पूछी गई है आपसे ये भी पूछा गया है। वेलोसिटी तो खैर पूछा ही गया है, और डिस्क का भी वेलोसिटी पूछा गया, और प्लैंक का भी वेलोसिटी पूछा गया है जिस केस में ये प्योर रोल करना चालू करेगी। क्योंकि बच्चों ये प्लैंक ऐसे ये रोटेट करेगी तो प्लैंक पे भी फ्रिक्शन लगेगा, जिसकी वजह से आगे भागेगी, वो सब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे भी। तो प्लैंक भी मूव करने लगेगी, तो प्लैंक की स्पीड आपसे पूछा गया है, डिस्क की स्पीड पूछी गई है, वो टाइम भी पूछा गया है कि कौन ऐसा टाइम होगा जिस समय में प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा, और साथ साथ बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल भी पूछा गया है प्लैंक के द्वारा उस टाइम तक, और साथ साथ सबसे अच्छा क्वेश्चन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन अप टू दैट टाइम। ठीक है, उस टाइम तक फ्रिक्शन के द्वारा कितना वर्क डन। सारे सवाल इसमें शानदार है, लेकिन सवाल का कोर कंसेप्ट क्या है बच्चों? हमें प्योर रोलिंग तक की सिचुएशन को डिस्कस कर लेनी है। ओके, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले काम ऐसा करते हैं बच्चों, इसको प्रॉपर सिचुएशन देखते हैं क्या होगा। अगर हम लोग डिस्क की बात करें तो डिस्क पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऑब्वियस सी बात है कि शुरू में आप ऐसे फेंक रहे हो तो सीधी सी बात है भाई, इसके रिस्पेक्ट में तो आगे जा रही है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? नॉर्मल mg m ही है, ओके, तो ये हो जाएगा म्यू mg। नॉर्मल बच्चों ऊपर ही लगेगा, नो डाउट, mg नीचे ही लगेगा, दिखा देता हूं, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, ओके, और सामने इसकी वेलोसिटी शुरू में कितना है बच्चों? v0 है, ओके। बाद में जब इसकी प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी सिचुएशन, तो प्योर रोलिंग के समय में फ्रिक्शन गायब हो जाएगा और वेलोसिटी कुछ बदल जाएगी, और ये इधर ओमेगा से घूम रही होगी, और उस केस में भी विल बी ओमेगा टाइम्स ऑफ आर। नो बच्चों, उस समय भी बराबर ओमेगा आर नहीं हुआ। ये ऐसा तब होता जब ये ग्राउंड पे होता, ओके। पहले सवालों में हम भी इक्वल्स ओमेगा आर, अभी क्या है, प्लेटफॉर्म पे ये रोलिंग करेगी, तो मूविंग प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा। अभी ओमेगा भी डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होगा, मैं उसको अभी बनाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे फ्रिक्शन ऑब्वियसली इस साइड में लगेगा, और सेम फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई म्यू mg। इसकी मास क्या है बच्चों? 2m दी गई है, ओके। तो प्योर रोलिंग के समय में इसके पास भी कुछ ना कुछ रफ्तार आ गई रहेगी, ठीक है। तो इसकी रफ्तार को मैं कुछ प्लेटफॉर्म की रफ्तार को vp मान लेता हूं, कोई इशू नहीं है। अब बच्चों ध्यान से सुनिए, प्लेटफॉर्म की रफ्तार vp है, तो इस वाले पॉइंट की भी रफ्तार कितनी होनी चाहिए? vp ही होनी चाहिए, ये तो क्लियर है। अब यहां से ओमेगा और भी रिलेट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? प्लेटफॉर्म पे रोलिंग की बात हो रही है, तो भैया यहां का रफ्तार प्लेटफॉर्म के स्पीड के बराबर होना चाहिए, ओके। तो पहला काम कि ए पॉइंट का जो वेलोसिटी होना चाहिए वो vp के ही बराबर होना चाहिए, और va क्या है बच्चों? va अगर हम इससे निकालें तो आगे है v और पीछे है ओमेगा, ऐसे आगे है v और पीछे है ओमेगा r, तो फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों? v माइनस ओमेगा r मस्ट बी vp। तो हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? ध्यान से सुनिए बच्चों, हमारे पास जो वेरिएबल है वो है ओमेगा v, ये भी पता नहीं है, ये भी पता नहीं है, और बच्चों साथ साथ हमें vp भी पता नहीं है। तो 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 इक्वेशंस चाहिए होगा। तो पहली इक्वेशन तो निकल गया, दूसरा इक्वेशन कैसे निकालते हैं बच्चों? ध्यान से सुनिए, ये आगे बढ़ रही है तो फ्रिक्शन तो पीछे लग रहा है, तो कुछ ना कुछ तो रिटार्डेशन होगा, ठीक है। तो आइए डिस्क के लिए थोड़ा सा बात कर लें। डिस्क के लिए फ्रिक्शन कितना लग रहा है? म्यू mg लग रहा है, और इसी की वजह से इसमें रिटार्डेशन होगा, जिसको मैं ma1 बोल देता हूँ, डिस्क का एक्सेलरेशन a1 बोल देता हूँ। यहां से लेकर के यहां तक कुछ एक्सेलरेशन रिटार्डेशन रही होगी, सो दिस इज a1। सो ये a1 डिस्क की रिटार्डेशन है, ओके। अगर बच्चों मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं, प्लैंक की बात करूं,
तो प्लैंक पे थोड़ा सोचते हैं, प्लैंक पे आगे फोर्स लग रही है तो ये इसको एक्सेलरेट करेगा, ओके, एक्सेलरेट करेगा। तो इसकी एक्सेलरेशन जरा मैं निकाल लेता हूँ, ओके। तो कैसे निकालता हूँ एक्सेलरेशन वो देखिए, हम देखिए फ्रिक्शन ही आगे बढ़ाएगा तो F इक्वल्स म्यू mg, लेकिन इसका मास तो भाई 2m है ना, ध्यान से देखिएगा 2m है, इंटू इसकी एक्सेलरेशन a2 मान लीजिए, सो म्यू mg, m से m कैंसिल, तो एक्सेलरेशन a2 विल बी म्यू g बाई 2। तो बच्चों ये एक्सेलरेशन किसकी है, प्लैंक की, और ये एक्सेलरेशन किसकी है, डिस्क की। यहां तक तो क्लियर है बच्चों, ओके। नाउ टॉर्क इक्वेशन भी जरा लिख लेते हैं, ठीक है। और हाँ, इसके vp की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, कैसे vp की वैल्यू लिख सकता हूँ, vp विल बी, स्टार्टिंग की रफ्तार तो 0 है तो vp विल बी स्टार्टिंग रफ्तार भी, और एक्सेलरेशन जो भी है a2 इंटू टी टाइम में ये हो जाएगा। तो vp हमें एक्सेलरेशन के टाइम में पता हो गया, एंड दिस इज म्यू g बाई 2 इंटू टी। बच्चों vp यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है हमने, कुछ इक्वेशंस मान लो भाई, ये फर्स्ट है तो इसको सेकेंड मान लो, ओके। नाउ इसकी रफ्तार शुरू में कितनी थी, v नॉट, बाद में क्या हो गई v, रिटार्डेशन है तो क्या करोगे भाई, v विल बी v नॉट माइनस a1t, बिल्कुल। तो v नॉट माइनस a1, इसकी एक्सेशन क्या है बच्चों, म्यू जी इंटू टी। तो ये भी हमारे पास एक रिलेशन मिल गया, क्लियर है बच्चों, ये भी हमारे पास एक रिलेशन मिल गया। तो ऐसा करते हैं, यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर ही है, ओके। अब मेरे पास जगह की कमी हो रही है तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से v का वैल्यू और यहाँ से vp का वैल्यू, ओके, दोनों को इसमें डालता हूँ, और एक और इक्वेशन ओमेगा के लिए चाहिए होगा। तो एक काम करता हूँ, पहले ओमेगा के लिए कुछ काम कर लेता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो कौन सा इसको अल्फा प्रोवाइड करेगा, तो ये फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क होगी, तो टॉर्क क्या होगी, फ्रिक्शन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज आर, और इसको हम आई टाइम्स ऑफ अल्फा लिख सकते हैं, एफ इंटू आर। आई क्या होगा बच्चों, ये होगा एम आर स्क्वायर बाई 2, अल्फा इक्वल्स फ्रिक्शन का वैल्यू हो रहा है म्यू एम जी इंटू आर, ओके। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, सो अल्फा विल बी 2 म्यू जी बाई आर। तो यहाँ से अल्फा निकल गया, तो ओमेगा क्या होगा बच्चों, शुरुआत का ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी होगा। शुरुआत में तो कोई ओमेगा है ही नहीं, केवल लीनियर वेलोसिटी है, तो प्लस अल्फा सीधे सीधे 2 म्यू जी बाई आर इंटू टी। तो ये रहा बच्चों ओमेगा, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया, ओके। तो अब मैं क्या करूं, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट में ओमेगा का वैल्यू भी डाल देता हूं, v का वैल्यू डाल देता हूं, vp का सब वैल्यू डालूंगा किसके टर्म में बच्चों, t के टर्म में, और t निकल जाएगा तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि किस समय में प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई है। तो ओके, तो ऐसा करते हैं फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड फोर्थ तक सारे से देखते हैं। v की जगह पर क्या डाल दो बच्चों, ये डाल देता हूं v नॉट माइनस म्यू जी टी, माइनस ओमेगा क्या डाल दो, ओमेगा ये रहा 2 म्यू जी टी बाई आर, 2 म्यू जी टी बाई आर ओमेगा इनटू बच्चों आर है ना, कहाँ है, यस आर, इक्वल्स vp और प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी आपने म्यू जी टी बाई 2 रखा है, ओके। दिस आर कैंसल बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 2 म्यू जी टी, ये हो जाएगा 3 म्यू जी टी, और आई थिंक माइनस में है तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो वी नॉट जो हो जाएगा 3 आई थिंक 7 म्यू जी टी बाई 2 हो जाएगा, ये 2 1 3 3 2 जा 6 6 1 7, यस यही आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से टाइम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 वी नॉट बाई 7 म्यू जी। इतने टाइम पर बच्चों क्या होने वाला है, प्योर रोलिंग स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। देख लीजिएगा कैलकुलेशन में अगर कोई एरर है, बहुत ही आसान बच्चों सवाल है, जो पहले बनाते थे एग्जैक्टली वैसे ही बना रहा हूं बच्चों, बस फर्क यह है कि न्यू चूंकि गिवन है तो अभी हमें फ्रिक्शन का वैल्यू पता पड़ गया, ओके। सारा काम तो वही कर रहा हूं, वी नॉट से प्योर रोलिंग के समय भी हो जाएगा, और v और ओमेगा कैसे रिलेटेड होते हैं, जनरली पहले के सवालों में v इक्वल्स ओमेगा टाइम्स ऑफ आर, लेकिन यहां नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये रोलिंग कहां हो रही है, प्लेटफॉर्म पे हो रही है, तो भाई बॉटम का जो रफ्तार होना चाहिए प्लेटफॉर्म के बराबर। तो इसके प्योर रोलिंग के लिए मैंने एक लिखा है यहाँ पे ये चीज, तो यहां से v ओमेगा वगैरह इस तरह से रिलेट हो गया, ओके। अब मैंने क्या किया बच्चों, एक एक करके काम किया, भाई इसका भी नॉट शुरू में है, बाद में भी हो गया, रिटार्डेशन था तो इसका रिटार्डेशन निकालने की कोशिश किया जो कि फ्रिक्शन देगा, तो यहाँ पे रिटार्डेशन फ्रिक्शन दिया है। इसके बात करें तो इसको आगे फ्रिक्शन लगा है इस पे, तो इसको एक्सेलरेट कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, शुरू में 0 थी बाद में vp हो गई है, ओके, प्योर रोलिंग के समय vp हो गई है।
तो भाई हम क्या किए, फोर्स इस पे देख लिया, तो म्यू एम जी, चूंकि फ्रिक्शन आई थिंक, हाँ चूंकि फ्रिक्शन है उसको एक्सेलरेट कर रही है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन, और चूंकि इसकी मास बच्चों क्या है 2m, सो 2m इंटू एक्सेलरेशन, इसको मत भूल जाइएगा, यही बच्चों को कभी कभी फंस जाता है। सो यहां से एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, अब यहां से इसका एक्सेलरेशन पता पड़ गया, तो टी टाइम के बाद वेलोसिटी पता पड़ जाएगा, और इसका टी टाइम के बाद भी क्या होगा वो भी पता पड़ गया, दोनों हमने 2 और 3 में निकाल लिया है। और टॉर्क इक्वेशन से हमने ओमेगा निकाल लिया, टॉर्क इक्वेशन से बच्चों हमने पहले तो अल्फा निकाला, और अल्फा से ओमेगा इक्वल्स ओमेगा नॉट प्लस अल्फा डी करके हमने निकाल लिया। सो आई थिंक बच्चों टाइम भी हमें पता पड़ गया। ओके, तो पहला तो फाइंड द टाइम व्हेन द डिस्क स्टार्ट्स फ्यूरलिंग, पहला सवाल तो डन हो गया, कुछ है ही नहीं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक एंड द डिस्क अप टू दैट टाइम, अब वेलोसिटी पूछा गया है। अब बच्चों टी जब निकल गया तो प्लैंक की वेलोसिटी पूछेगा तो टी की जगह पर सीधे सीधे डाल देंगे, अगर इसकी वेलोसिटी पूछेगा, डिस्क की वेलोसिटी पूछेगा तो सीधे सीधे ये डाल देंगे, दोनों ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इस चीज को कॉपी कर लीजिए, मैं यहीं पे साफ करके थोड़ा सा मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं, जहां तक हो चुका है वहां तक तो मैं मिटाऊंगा, यहां तक तो आई थिंक हो चुका है। अब इसका बी वाला पार्ट बनाते हैं, तो बी वाला पार्ट क्या है बच्चों, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक एंड द डिस्क अप टू दैट टाइम। तो भाई डिस्क की वेलोसिटी, प्लैंक की वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा म्यू जी बाई 2, और टी की जगह पर डालते हैं 2 भी नॉट बाई 7 म्यू जी कैंसिल, 2 कैंसिल, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा भी नॉट बाई 7, ये हो जाएगा। और उस समय भी निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा भी नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी, टी की जगह पर फिर से डालते हैं बच्चों यही 2 भी नॉट बाई 7 म्यू जी, ये दोनों कैंसल, सो 7 ये आ जाएगा 5 भी नॉट बाई 7, दोनों निकल गया। ओके, सी देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लैंक अप टू दैट टाइम। सी, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लैंक अप टू दैट टाइम, तो प्लैंक के द्वारा डिस्टेंस क्या होगा, शुरुआत का 0 है, प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर करेंगे तो प्लैंक का एक्सेलरेशन A2 है, सो हाफ ऑफ A2 कितना है बच्चों, A2 कहीं निकाल के रखा हुआ है, ये रहा म्यू जी बाई 2, और टी स्क्वायर, तो टी अभी क्या है 4 भी नॉट का स्क्वायर 49 म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर, बस इसको स्क्वायर कर लिया बच्चों। ओके, म्यू जी कैंसल, 2 जा 4 से 4 पूरा कैंसल, तो ये हो गया भी नॉट स्क्वायर बाई 49 म्यू जी, ये एस पता पड़ गया। क्लियर है बच्चों, तो ये भी हो गया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, मैं सबको मिटाते चल रहा हूं, आप आराम से देख लीजिए, क्वेश्चंस पहले कॉपी कर लीजिएगा। ओके, अब आइए, फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन अप टू दैट टाइम। ठीक है, इसको मिटाता हूं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा गया है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, ध्यान से देखिए। फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन अगर कभी पूछा जाए तो हम चाहें तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय अदर फोर्सेस, सब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और बच्चों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक दोनों होगा, क्योंकि बॉडी रोटेट भी कर रही है, बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है, तो दोनों चीज ध्यान रखेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन है नहीं, अदर फोर्सेस नॉर्मल के द्वारा वर्क डन है नहीं, और फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन तो पूछा ही गया, तो वो आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या बच्चों, ट्रांसलेशन भी चाहिए और साथ साथ रोटेशनल भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी एक बार लिख लेते हैं, सिस्टम का पूरे सिस्टम का। ओके, तो पूरे सिस्टम का कितना होगा बच्चों, हाफ ऑफ, ओके, बाद में मैं प्लैंक का पहले लिख लेता हूं, ऐसा करता हूं, पहले प्लैंक का लिख लेता हूं, या फिर डिस्क का ही लिख लेता हूं, कोई इशू नहीं है। तो डिस्क का सबसे पहले बाद का ये हो गया, डिस्क का एम भी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम भी नॉट का स्क्वायर, ये तो रहा बच्चों डिस्क का। ओके, हाँ डिस्क का रहा। और फिर प्लैंक का क्या रहा, तो प्लैंक का हाफ ऑफ एम वीपी का स्क्वायर, और शुरू में तो था ही नहीं तो 0 कर लिया। और रोटेशनल की बात करें तो शुरू में तो कोई रोटेशन था नहीं, बाद में रोटेशन हुआ है, और वो भी रोटेशन क्या हुआ डिस्क का केवल, तो हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस 0। ओके,
अब सारा डेटा डाल दीजिए। अब सारा डेटा मैं डालने वाला हूं तो जगह की कमी है। भी आपको पता ही है, आपने निकाल के रखा हुआ है, यहाँ पे ये रहा और भी नॉट के टर्म में ही है ऑब्वियसली। VP आपको पता ही है, डाल लो। और आई क्या है बच्चों, mr²/2। और ओमेगा क्या है, ओमेगा भी निकाल के रखा हुआ है कहीं। ओमेगा अगर नहीं निकला है तो यहां से देख लो, यहाँ पे 2μg/r × t। अब बस t की जगह पर वहां पे लौटा दो तो ओमेगा भी आपको पता पड़ जाएगा और सब कुछ को निकाल लो। तो ओमेगा आप फाइंड कर लो, सबको पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो सवाल बहुत ही शानदार है। एक बार में हमने 4 सवाल डन कर लिए हैं। शानदार बात यह थी कि पहले जो सवाल हमने बनाया था उसमें क्या होता था कि भाई फ्लैट ग्राउंड पे होता था और ये प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीजें हो रही हैं। क्लियर है बच्चों? इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम का भी एक एंगल आ रहा है, फ्रिक्शन के द्वारा वर्णन पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप बच्चों कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए इसको पहले आप कॉपी कीजिए, फिर बच्चों हम लोग एक और सवाल इसी पे करते हैं, जस्ट इसी टाइप का करते हैं, थोड़ा उसमें एक्सेलरेशन वाला एंगल देते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और आइए एक और सवाल बढ़िया करते हैं। सवाल कुछ ऐसा है, सपोज कीजिए कि आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि स्मूथ सरफेस पर रखी गई है और बच्चों ये ए एक्सेलरेशन से ऐसे चल रही है। ओके, और इस पे हमने किसी सिलेंडर को डाला है, सॉलिड सिलेंडर मान लो। ठीक है, अब सवाल ये है कि अगर इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, शुरू में इस पर कोई भी वेलोसिटी नहीं दी गई है, आगे बढ़ोगे तो फ्रिक्शन की वजह से रोटेट करना चालू होगा। ठीक है, तो आपसे ये बोला गया है कि आप बताओ कि इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है जब प्योर रोलिंग एक्वायर होगा तो। ठीक है, सो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर एंड प्लैंक when pure rolling starts। ओके, ये पूछा गया। कैसे सोचेंगे बच्चों? लॉजिक तो एग्जैक्टली वैसे ही है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बच्चों ये चल नहीं रही है, स्टार्टिंग में ये सिस्टम चल रही है तो ये आगे बढ़ रही है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, ए वाला का इस वाले का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे बढ़ रहा है तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा बच्चों? पीछे लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ रही है कि इसके कांटेक्ट में फ्रिक्शन पीछे, ये आगे बढ़ रही है तो इसके कांटेक्ट में फ्रिक्शन पीछे। स्टार्टिंग में ऐसे सोचेंगे। तो अगर मैं फ्रिक्शन को प्रॉपर्ली बनाने की कोशिश करूं तो इस वाले पर फ्रिक्शन किधर लगेगा आपकी बार बच्चों? आगे। और प्लैंक की बात करूं तो प्लैंक पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। और फ्रिक्शन, अच्छा मासेस दोनों का इक्वल ही लेता हूं इजी करने के लिए। नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, तो नॉर्मल तो mg के ही बराबर होगा, तो फ्रिक्शन जब निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे? म्यू mg के बराबर ले लेंगे। ओके, अब बच्चों ये ऐसे, तो अब ये रोटेट कैसे करेगी? मान लीजिए ऐसे रोटेट करेगी, अल्फा है ऐसे, इस तरीके से होगा। तो पहले टॉर्क इक्वेशन लिखते हैं, तो F × R टॉर्क मिलेगा, F × R टॉर्क। तो ध्यान से देखिएगा, I टाइम्स ऑफ अल्फा, F × R, I क्या होगा? mr²/2 अल्फा, R से R कैंसिल, तो बच्चों फ्रिक्शन क्या मिल जाएगा? mr∝/2। ओके, और साथ साथ इसमें जो एक्सेलरेशन आएगी, ओके, इसमें बच्चों एक्सेलरेशन किसके वजह से आएगी? इस फ्रिक्शन के वजह से ही आएगी। तो अगर हम एक्सेलरेशन को लिखना चाहें तो क्या होगा? m × इसकी एक्सेलरेशन कुछ ले लेते हैं a1। ओके, इसकी बात करें तो सामने कितना एक्सेलरेशन इसका है शुरू में? तो बोला गया है a। ओके, शुरू में क्या बोला गया बच्चों? a बोला गया। ओके, इसका एक्सेलरेशन a बोला गया। ओके, एंड मतलब a से ऐसे चल रही है, तो इसका ये a की वैल्यू भी उन्होंने ऐसे पूछा है कि वो क्या हो सकता है जब प्योर रोलिंग होगी, तो यही पूछा गया है। ओके, ऐसा है बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला पॉइंट को मैं a बोल लूँ तो यहाँ पे, तो इस वाले पॉइंट का ये सेंटर ऑफ मास इसका प्योर रोलिंग के समय में कितने से चल रहा था? a1 से चलने लगा था। ओके, और ऐसे अल्फा से, तो इस वाले पॉइंट का जो स्पीड होगा वो होगा a1 + अल्फा × r। बिल्कुल ओके, होगा ही, ऐसे रोटेट कर रही है तो भाई इधर एक्सेलरेशन होगा और सेंटर ऑफ मास ऐसे। क्लियर बच्चों? तो इसका एक्सेलरेशन वही होना चाहिए जो इसका एक्सेलरेशन है, वरना ये प्योर रोलिंग कर नहीं पाएगी क्योंकि प्लेटफॉर्म पे है। तो एक्सेलरेशन ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू a, यही होना चाहिए। एक्सेलरेशन ऑफ a क्या होगा? तो a1 + अल्फा r मस्ट बी a। ये थर्ड इक्वेशन रहा बच्चों। यहां तक तो कहीं से कोई
दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ओके ओके। अब बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। हमें इतना तो पता पड़ गया कि यहां पे जो फ्रिक्शन होगा ये इसको टॉर्क देगा, फ्रिक्शन की वजह से इसमें एक्सेलरेशंस वगैरह आएगी। ओके, और इस पे फ्रिक्शन बैक लगेगा। चलो ये तो सही है। ओके नाउ अब क्या करते हैं बच्चों, अब हम लोग फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमें क्या मिल रहा है, एम आर अल्फा बाई 2 इक्वल्स एम ए वन। क्लियर है बच्चों, ये हमें मिल रहा है। ओके, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ओके, एंड आर अल्फा बाई 2 विल बी ए वन। ये रहा बच्चों फोर्थ। थर्ड और फोर्थ से सॉल्व करते हैं। थर्ड और फोर्थ से सॉल्व करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, अल्फा आर बाई 2 प्लस अल्फा आर इज ए, सो 3 अल्फा आर बाई 2 विल बी ए। क्लियर है बच्चों, तो यहां से हमें क्या मालूम चल गया, यहां से बच्चों हमें यह मालूम चल गया कि अल्फा आर और ए कैसे रिलेटेड है। क्लियर है बच्चों, अल्फा आर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, इस सवाल में थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ज्यादा बेटर होगा दोनों का। अल्फा आर निकल गया बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम फर्स्ट फ्रिक्शन कितना होगा, एम आर अल्फा की जगह पर 2a/3, ऑलरेडी 2 ये कट गया, और ma/3। अब बच्चों फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है, म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल किसके बराबर, mg के बराबर। क्लियर बच्चों, वो मैंने डाला नहीं है, अब डाल देता हूं। अब आप ध्यान से देखिए, 3 μg आपका क्या हो सकता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है किसका, इस प्लैंक का। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए का तो वैल्यू हमने निकाल लिया। अब बच्चों ए का वैल्यू अगर हमने निकाला, ओके, तो हमें a1 चाहिए, या फिर फ्रॉम सेकंड भी कर सकते हैं, फ्रॉम सेकंड डायरेक्ट कर लेते हैं। सेकंड से हमें f को क्या लिख सकते हैं, m1, और ये हम लिख सकते हैं म्यू mg। ये तो खैर आसानी है, मेन था प्लैंक का निकालना। ठीक है, इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकती है, म्यू जी हो सकती है। ओके, एंड जहां तक प्लैंक की बात है तो प्लैंक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकती है बच्चों, 3 म्यू जी हो सकती है। क्लियर है बच्चों, चलिए फटाफट इस चीज को कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं रोलिंग मोशन में, कि रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पर रोलिंग मोशन कैसे होता है, तो हेडिंग लगा लेते हैं, रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो यहां पे क्या करें, सबसे पहले एक इंक्लाइंड प्लेन बनाते हैं इस तरह से, और इसकी इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा लेट कर लेते हैं। और यहाँ पे बच्चों कोई भी सर्कुलर सिमेट्री वाली बॉडी है, कोई भी बॉडी ले सकते हो, रिंग लिख सकते हो, डिस्क ले सकते हो। ठीक है, कोई भी बॉडी हो, सर्कुलर सिमेट्री है, उसकी रेडियस r हमने लेट कर रखा है। ओके, और इसकी मास की जरूरत अगर हो तो m ले लेना। अब ये नीचे आने वाली है, इसका हाइट अगर कुछ ले लेते हैं h, बच्चों ये नीचे ऐसे आने वाली है, तो रोल करके नीचे आने वाली है, ऐसा मान के चलो क्या करके आने वाली है, रोल करके नीचे आने वाली है। तो बच्चों जब यहां तक ये पहुंचेगी, ओके, तो इसके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी हो जाएगा। ओके, और इस पूरे मोशन के दरमियान इस पे चूंकि फोर्सेस कांस्टेंट लग रही होगी, ऑब्वियस सी बात है, फोर्स कांस्टेंट लग रही है, तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो फिक्स्ड होगा। तो हमें देखना है कि पूरे मोशन के दरमियान इसकी एक्सेलरेशन कितनी थी, और एंड पे जब ये इंक्लाइंड प्लेन के जस्ट बॉटम पे है उस समय इसकी रफ्तार क्या है। ठीक है बच्चों, ये चीज देखनी है। चलिए देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें सिचुएशंस। इसको बनाने का बच्चों दो तरीका है, एक तो आप एनर्जी के बेसिस से बना सकते हो, और दूसरा फोर्स और टॉर्क के इक्वेशन से बना सकते हो। तो चलिए मैं आपको पहले बेसिक तरीका बताता हूं, फिर उसके बाद एनर्जी वाला मेथड लगाते हैं। अब बच्चों जैसे ही, और ये रफ सरफेस है, ध्यान रखिए ये क्या है, रफ सरफेस है। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर जरूरत पड़े तो म्यू ले लेना, नहीं तो ऐसे रहने देते हैं। बच्चों ध्यान से सोचो, जब भी इसको इस पर डालोगे तो ये नीचे आएगी, सीधी सी बात है, ये नीचे आना चाहेगी। तो ये वाला पॉइंट पे फ्रिक्शन किधर लगेगा बच्चों, ऊपर लगेगा। पक्का, फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। ध्यान सुनिएगा,
अब बच्चों ये जो फ्रिक्शन है इसको अल्फा प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा, इसको रोटेशन करने के लिए फ्रिक्शन क्या करेगा, ये अल्फा प्रोवाइड करेगा। क्लियर है बच्चों, इसको अल्फा देगा। ओके, तो लगातार फ्रिक्शन लगेगा जिसकी वजह से लगातार इसमें क्या होगा, अल्फा होता रहेगा। ओके, और चूंकि ये प्योर रोलिंग है तो हमेशा क्या ट्रू होगा, सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन होगी वो अल्फा टाइम्स ऑफ आर होगी। ये तो ट्रू ही होगी अगर ये प्योर रोलिंग कर रही है तो। ठीक है, अब चलिए बच्चों ध्यान से देखते हैं, इस पर एक फोर्स इधर भी तो लग रही होगी, कौन सी फोर्स लग रही होगी, mg sin थीटा। अब जो फोर्स इक्वेशंस वगैरह को हम यूज करें तो नीचे लग रही है कौन सा, mg, कौन सी लग रही है, mg sin थीटा। ऊपर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन बराबर मास इनटू ए एक्सेलरेशन, तो लिख ही सकते हो, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा टॉर्क इक्वेशन लगा सकते हैं, टॉर्क कौन दे रहा है, नॉर्मल देगा नहीं, mg sin थीटा देगा नहीं, तो फ्रिक्शन ही टॉर्क देगा, तो f इंटू आर हम टॉर्क लिख सकते हैं और f इंटू आर को हम i टाइम्स ऑफ अल्फा लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों, i टाइम्स ऑफ अल्फा लिख सकते हैं। एंड यहां से चाहे हम इजी करने के लिए बच्चों आपने ऐसा करते हैं, पहले इसको जनरल फॉर्म ही रख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक खास तरीका बताता हूं। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ओके, और एक बात आपको पता है कि अल्फा मस्ट बी या अल्फा टाइम्स ऑफ आर मस्ट बी ए। क्यों भी, क्यों, एक्सेलरेशन अगर इसकी ए हो रही है, अगर इसकी सेंटर की एक्सेलरेशन ए है और बच्चों अगर ये अल्फा से घूम रही है तो अल्फा मस्ट बी ए बाई आर या फिर ए इक्वल्स अल्फा आर, किसके लिए, प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन है। ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड अगर मैं देखूं तो f किसके बराबर होगा, i बाई आर, और इसको मैं अल्फा को लिख सकता हूं a बाई आर। तो इस तरह से फ्रिक्शन क्या हो गया, i a बाई आर स्क्वायर। ओके, ये फोर्थ रहा। तो बच्चों अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ को देखूं तो हमें मिल जाएगा जो हम चाहते थे, mg sin थीटा माइनस f की जगह पर i a बाई आर स्क्वायर कर लें और यहाँ पे ma कर लें। ओके, तो mg sin थीटा विल भी, m कॉमन ले लेते हैं, i बाई आर स्क्वायर इंटू ए। सोचो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, mg sin थीटा डिवाइडेड बाई m प्लस i बाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। अब बच्चों एक बात है, यहाँ पे जनरली क्या होता है, बहुत सारे राइटर्स लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को जनरली रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में डालते हैं। और आपको पता है रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, किसी भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के टुवार्ड्स अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, उसका होता जो है वो छोड़ो, बस उसका मास इनटू सम डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जो सम डिस्टेंस जो बोल रहा हूं उसी को रेडियस ऑफ जायरेशन, जिसको हमने के से डिनोट किया था, याद होगा आपको। तो अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास, चूंकि ये रोटेशन कैसे कर रही है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो बच्चों आई को अगर हम रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में लिख दूं एम के स्क्वायर, जहां के क्या है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके, तो इसमें फिट करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। सो ए विल बी mg sin थीटा डिवाइडेड बाई m प्लस आई की जगह पर आप m के स्क्वायर कर लो, नीचे r स्क्वायर कर लो। तो यहाँ से बच्चों m कॉमन ले सकते हैं, तो m जैसे ही कॉमन लेंगे तो ऊपर से वो कैंसिल होगा, तो g sin थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये चीज़ बच्चों आप चाहे तो याद रख सकते हैं, आसान है ये। ओके, अब बच्चों इसको याद कैसे रखेंगे वो भी देखो। सिंपली अगर कोई भी बॉडी रोल करने वाली नहीं होती है तो आप सब लोगों को पता है नीचे कौन सा फोर्स लगता है, mg sin थीटा लगता है। ठीक है, सिंपली तो यहाँ पे जनरली एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, जनरली हम लोग g sin थीटा लिख दिया करते हैं, लिखते हैं ना ऑब्वियसली। लेकिन बच्चों यहाँ पे g sin थीटा नहीं है, बल्कि डिवाइड है किसे, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से। क्लियर है बच्चों, कहीं से कोई शक तो नहीं है। ओके, नाउ जब हमने बच्चों एक्सेलरेशन निकाल लिया इसका, तो हम लोग यहाँ का वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, डिस्टेंस अगर मान लो कि ये डिस्टेंस हमारा थोड़ी देर के लिए s है, तो कैसे बनाएं, तो आपको पता है कि v इक्वल्स यू प्लस ए टी या v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2a करके कर सकते हैं। ओके, सो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल तो 0 है 2, और एक्सेलरेशन अभी निकाला है g sin थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एंड जहाँ तक s का बात है तो एस आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों, चाहो तो आप s को डाल भी सकते हो या साइन थीटा का वैल्यू डाल सकते हो। साइन थीटा का डालोगे तो h बाई एस आएगा। ओके, सो h बाई एस हम जाए डाल सकते हैं, तो h बाई एस, और ऑलरेडी यहाँ s है। ओके, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली v विल बी रूट अंडर 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर।
सॉरी, तो ये इसकी वेलोसिटी रही, ठीक है। जब ये बॉटम पे आएगा तो ये इसकी वेलोसिटी रही। अब बच्चों आप चाहो तो फ्रिक्शन का वैल्यू भी निकाल सकते हो, वो तो बेहद आसान है, वो तो यहीं से आ जाएगा ना, बिकॉज बच्चों यहाँ पे हम चाहें तो जैसे पहले ही क्वेश्चंस में देख रहे थे, तो एक्सेलरेशन हमारा आ गया है, ओके। फ्रिक्शन चाहिए होगा तो mg sin थीटा माइनस m टाइम्स ऑफ ए फ्रिक्शन आ जाएगा। मैं निकाल नहीं रहा, आप खुद से भी निकाल सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, आप फ्रिक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ओके। क्लियर है बच्चों? ओके। अब बच्चों इस तरीके से तो ठीक है, फोर्स टॉर्क के इक्वेशन के हेल्प से हमने बना लिया, फील्ड भी आया बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे चीजों को किया है वैसे हमने पहले भी किया हुआ था, बस इसमें क्या हो रहा है, इंक्लाइंड प्लेन पर चीजें हो रही है। बच्चों हम चाहें तो वर्क एनर्जी या फिर सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी हम यूज कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे इसका सेकंड मेथड से बनाते हैं। इसको पहले कॉपी कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ध्यान से देखिएगा, ऐसा करते हैं बच्चों, शुरू में ध्यान से देखिएगा सब लोग, शुरू में इसके पास कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, हाँ h हाइट ऊपर था तो कौन सा था, पोटेंशियल। यहां पे आते आते इसके पास पोटेंशियल तो खत्म हो गया, अगर रेफरेंस लेवल अगर हम ये ले लेते हैं तो यहां का पोटेंशियल खत्म हो गया, क्या हो गया, काइनेटिक हो गया। और दो दो एनर्जी है इसके पास, एक रोटेशनल भी है और साथ साथ बच्चों इसके सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी है, ठीक। तो अगर ये मान लीजिए उस समय में ओमेगा हो गई है, घूमते 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 घूमते, ओमेगा तो लगातार वेरिएबल होगा, इस समय का ओमेगा हो गया है जिस समय का वेलोसिटी भी है, ओके। तो क्या करें, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब बच्चों इसमें एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे तो ठीक है, mgh इक्वल्स हाफ ऑफ m v स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ i ओमेगा स्क्वायर। मैक्सिमम बच्चे इससे एग्री नहीं करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग जो ढंग से चीजों को देखते हैं वो इस बात से एग्री नहीं करेंगे। वो बोलेंगे सर फ्रिक्शन तो लग रहा है सर, तो फ्रिक्शन के द्वारा सर वर्क वगैरह का आपने कुछ सोचा नहीं, क्योंकि यहां से यहां आया तो सर फ्रिक्शन कुछ एनर्जी ले गया होगा। बिल्कुल सोचना आपका जायज है, बट ऐसा नहीं है बच्चों। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब प्योर रोलिंग हो रही होती है, ध्यान रखिएगा, जब क्या होती है बच्चों, प्योर रोलिंग हो रही होती है, ओके, तो वैसे केस में फ्रिक्शन कोई वर्क नहीं करता। फ्रिक्शन लगता जरूर है लेकिन फ्रिक्शन कोई वर्क नहीं करता, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का बच्चों कोई स्लाइडिंग नहीं होता। ये बात मैंने पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सर mgh एनर्जी यहां पे आकर के दो रूपों में खर्च हो गई है, एक काइनेटिक में खर्च हो गई है और साथ साथ फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क करने में, तो ये आपकी सोच गलत है, बिकॉज फ्रिक्शन के खिलाफ कोई वर्क नहीं होगा। तो आराम से लगा सकते हो, ओके। सो यहां पे बच्चों mgh इक्वल्स हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई को चलो रेडियस ऑफ जनरेशन के टर्म में लिख दो, फॉर्मूला जो मिला था वो उसके टर्म में मिल जाएगा। सो m के स्क्वायर और ये v बाई आर लिख सकता हूं, क्योंकि प्योर रोटेशन के लिए ऐसा तो होगा ही बच्चों, ओके। नाउ अगर हम m सारे साइड से हटा लें तो हमें क्या दिख रहा है, 2 भी इधर ले आए, सो 2gh विल बी v स्क्वायर और आई थिंक ये k स्क्वायर v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बच्चों अगर v स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमें 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर देखने लगा। यहाँ से v स्क्वायर निकाल ले तो क्या होगा, 2gh बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और इस तरह से v क्या मिल जाएगा, रूट अंडर 2gh ये मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? सो ये वेलोसिटी रहा किसका, इस सेंटर ऑफ मास का। क्लियर है? ओके। क्या बच्चों पहले भी यही आया था? बिल्कुल यही आया था, ओके। नाउ अब एक्सेलरेशन निकालना है तो सिंपल काइनेमेटिक्स को यूज करते हैं। शुरू में कोई वेलोसिटी नहीं थी, बाद की वेलोसिटी आ गई, डिस्टेंस आपको पता है, तो क्या एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as यूज करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी आपको पता पड़ गया है, तो उसका स्क्वायर मतलब ये ऐसा हो जाएगा, शुरू में 0 है ये, और 2a और s के जगह पर आप थीटा के टर्म में डालोगे तो क्या होगा, s
अगर लिखना चाहोगे तो क्या होगा बच्चों, साइन थीटा यूज कर लो। तो साइन थीटा यूज करोगे तो सीधा सा है भाई एच बाई क्या होगा एस, तो एस निकलोगे तो एच बाई क्या होगा साइन थीटा। ओके, एंड एच से एच उड़ गया तो यहाँ पे 2 से 2 भी गया, तो ए निकालोगे तो ये हो जाएगा बच्चों जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर इक्वल से। बच्चों यही आता है ना, पहले भी यही आया था, अभी भी यही आ रहा है। तो आप जैसे भी चाहे वैसे बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो, कुछ भी खास नहीं है। क्लियर बच्चों? अब बच्चों ध्यान से सुनो, हमने एक जनरल बॉडी का मतलब आई डोंट नो कि ये कौन सी बॉडी है, बस इतना हमें पता है कि सर्कुलर सिमेट्री है। अब भाई सर्कुलर सिमेट्री तो रिंग की भी होती है, डिस्क की भी होती है, ओके, स्फीयर की भी होती है, स्फीयर में हॉलो सॉलिड दोनों होता है। तो हमें अलग अलग बॉडी का इसका मतलब हुआ कि अलग अलग एक्सेलरेशन आएगा, बिल्कुल। अब सबका रेडियस ऑफ जायरेशन अगर याद कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब रेडियस ऑफ जायरेशन याद करना बहुत आसान है, क्योंकि ये किस एक्सिस के अबाउट का रेडियस ऑफ जायरेशन है, सेंटर ऑफ मास। क्योंकि जो आई था, जो फॉर्मूले में आई हम यूज किया था इसके पहले, वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट का था। ओके, या यहाँ भी जो यूज किया है ये तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट का होता है। तो सेंटर ऑफ मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख करके एम के स्क्वायर के बराबर कर लेंगे और यहाँ से के स्क्वायर फटाफट निकाल लेंगे। तो बच्चों अगर मैं रिंग के लिए करूं, एक एक चीज मैं सिखा देता हूं। रिंग के लिए करूं तो रिंग के लिए एम के स्क्वायर क्या होगा, रिंग का तो सेंटर मास हमारे स्क्वायर ही होता है, तो वहां पर अगर मैं के स्क्वायर निकालूंगा तो क्या होगा आर स्क्वायर, यानी के निकालूंगा तो आर के बराबर। अगर हम लोग रिंग के जगह पर बच्चों रिंग का करें या हॉलो सिलेंडर का करें, दोनों का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होता है, सेंटर ऑफ मास वाला, बिल्कुल। एंड अगर हम लोग डिस्क का करें या सॉलिड सिलेंडर का करें, दोनों चीजें सेम ही होती हैं। दोनों का होता, इसका होगा एम के स्क्वायर तो सबका लिखेंगे, लेकिन वो किसके बराबर होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो बच्चों यहाँ से के स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर बाई 2। ध्यान रखिएगा, के निकालोगे तो आर बाई रूट 2। तीसरा, अब डिस्क हो गया, अब स्फीयर का कर लेते हैं। स्फीयर में सॉलिड करते हैं, तो सॉलिड का क्या करोगे, एम के स्क्वायर बराबर 2/5 एम आर स्क्वायर करोगे। ओके, तो यहाँ से बच्चों की अगर निकाला जाए तो ये हो जाएगा √2/5 आर। ओके, चौथा, अगर स्फीयर का ही किया जाए, लेकिन अगर वो हॉलो हो तो उसके जगह पर क्या लिख सकते हो, एम के स्क्वायर इक्वल्स 2/3 एम आर स्क्वायर। और यहाँ से बच्चों अगर एम के निकालोगे तो ये हो जाएगा √2/3 आर। क्लियर है बच्चों? क्या बातें समझ में आ रही है? ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो अगर मैं रेडियस ऑफ जायरेशन को देख के बात करूं तो रेडियस ऑफ जायरेशन है ना, रेडियस ऑफ जायरेशन उसका सबसे ज्यादा होगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि एम के स्क्वायर बराबर एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो आई जिसका ज्यादा उसका के भी ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है बच्चों? आपको पता है कि अगर सेम मास की अलग अलग बॉडी हो गई, ठीक है, सबका रेडियस अगर सेम ले लिया मैंने, तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होता है, रिंग का, डिस्क का, या फिर किसका होता है? तो ये चीज समझना है बच्चों। मैं आपको यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ, थोड़ा सा आप इस चीज को देख भी लीजिए। सबसे ज्यादा बच्चों किसका होता है? रिंग का। दिख रहा होगा कि के स्क्वायर आर स्क्वायर, पूरे के पूरे आर के बराबर। तो रिंग का के सबसे ज्यादा होता है। और रिंग का अगर मैं बोल रहा हूं तो साथ साथ आप हॉलो सिलेंडर भी बोल लेना, सबसे ज्यादा के इसका होता है। उसके बाद क्या होता है, किसका होता है? अब उसके बाद देखिएगा, इसका होता है बच्चों एम आर स्क्वायर बाई 2, और इसका होता है 2/5 एम आर स्क्वायर स्फीयर का। तो इसमें देखिए 0.5 हो गया और ये 0.4, तो 0.4 और ये 0.5 और ये 0.6। तो ऑब्वियसली बात है ये 0.4 वाला होगा, ठीक है, सॉरी ज़्यादा वाला ना, तो 0.6 वाला होगा। तो ये हो गया। उसके बाद के, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, 0.5 0.4 ये हो गया। ओके ओके ओके, ये होगा। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो क्या हो जाएगा बच्चों? 0.5 0.4 0.6, तो 0.6 वाले का यानी हॉलो स्फीयर। उसके बाद के इसका 0.5 वाले का, और फिर उसके बाद ये डिस्क सॉलिड स्फीयर। तो बच्चों ये लिस्ट है के का, याद रखिएगा। सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका ज्यादा सेंटर ऑफ मास के ऊपर, उसका रेडियस ऑफ जायरेशन डेफिनेटली ज्यादा। और सबसे ज्यादा किसका होता है बच्चों? रिंग का। तो ये के बेसिस पर आप चीजों को देख सकते हो, ठीक है।
अब किसी कोई भी सवाल आपको मिल जाए तो बस ये फॉर्मूला याद रखना, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। भी जनरली भी होता है, सिंपल बॉडी अगर वहां से स्लाइड करके आती है तो आप सिंपली रूट अंडर 2gh होती है नीचे की वेलोसिटी, यहाँ पे रूट अंडर 2gh नहीं बल्कि 1 प्लस के स्क्वायर, मतलब एक्स्ट्रा टर्म नीचे वाला इसमें भी आ जा रहा है, इसमें भी आ जा रहा है, याद रखना आसान है। ओके चलिए पहले आप इसको कॉपी कीजिए, तो मैं एक दो सवाल आपको करके बताता हूँ, इसमें कुछ अच्छी बात भी सिखाता हूँ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक रिंग है। ओके बच्चों यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि भी क्या होगी, तो भी जैसा कि अभी देखा है रूट अंडर 2gh बाई 1 प्लस के स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर का रूट अंडर होता है, और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने कि रिंग का क्या होता है बच्चों, आर स्क्वेयर ही होता है, तो आर स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर 1 हो जाएगा, तो ये 2 आई थिंक कैंसिल हो जाएगा, सो gh बचेगा रूट अंडर gh। ओके एंड एक्सेलरेशन की जहाँ तक बात है तो एक्सेलरेशन तो सीधे सीधे होता है जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा, सोचो क्या हो जाएगा g/2 साइन थीटा। ओके सिमिलरली अगर यहाँ पे बच्चों मैं स्फीयर ले लूँ, सॉलिड है, तो इसका रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है बच्चों 2/5 r रूट अंडर, तो स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाता था। ओके तो इसका अगर एक्सेलरेशन निकालें ओके तो हमें क्या मिलेगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर विच इज 2/5। ओके सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 5/7 जी साइन थीटा, इसकी वैल्यू लगभग ये हो जाएगा 7.1 के आसपास, और इसका निकाले तो कितना होगा 0.5 के आसपास। क्लियर है बच्चों? एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप सिंपल ऑब्जर्वेशन से निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि के रिंग का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद के क्या होता है हॉलो स्फीयर का, उसके बाद के क्या होता है डिस्क का, फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों के सॉलिड स्फीयर का, यही होता है ना। और बच्चों मैंने 2 एंड का के डाल करके मैंने निकाल लिया, सब रिंग का मैंने एक्सेलरेशन निकाला है, तो हमें ये मिला है 0.5 जी साइन थीटा, और मैंने सॉलिड स्फीयर का निकाला है तो 0. दोनों में ज्यादा किसका हो रहा है, इसका ज्यादा, मतलब जैसे जैसे बच्चों हम इस साइड में जा रहे हैं तो के तो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसे बढ़ने पर बच्चों एक्सेलरेशन क्या हो रही है इंक्रीज कर रही है। ऐसे कर लेते हैं, ऐसे बढ़ने पर के बढ़ रही है और ऐसे बढ़ने पर एक्सेलरेशन बढ़ रही है। ओके और बच्चों जब एक्सेलरेशन किसी का ज्यादा होगा तो यहां से यहां आने में समय तो कम ही लगेगा ना, बेशक सबको तो 0 स्पीड से फेंक रहे हैं, सबके लिए पाथ लेंथ वही है, तो साफ क्लियर है बच्चों। अगर मैं पूछूं कि टाइम टेकन टू कम एट द बेस, सबसे ज्यादा किसका लगेगा, तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा उसका सबसे कम, यानी हम बोल सकते हैं कि सॉलिड स्फीयर को सबसे कम लगेगा, उसके बाद टाइम लगेगा डिस्क को, फिर उसके बाद ज्यादा टाइम लगेगा हॉलो स्फीयर को, और बच्चों सबसे देर से कौन नीचे आएगा, रिंग आएगा। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं, काम की चीजें हैं। अगर कोई पूछेगा कि टाइम ही बता दो सर कि कितना लगने वाला है, तो ये तो बेहद आसान है बच्चों। एस जो होती है वो क्या होती है हाफ ऑफ AT स्क्वायर से, तो टी निकालोगे तो क्या होगा 2s/a का रूट अंडर, सीधा सीधा, तो 2 जो भी s होगा वो लिख लेना भाई, और एक्सेलरेशन आपको पता ही है, अभी लिखा ही था जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ऐसा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो दिख रहा है ना बच्चों, जिसका के ज्यादा होगा उसका टी ज्यादा लगेगा, जिसका के बगल इनटू में हो गया, जिसका के ज्यादा होगा उसका टी ज्यादा लगेगा। के सबसे ज्यादा किसका होता है, रिंग का। सबसे ज्यादा समय किसको लगेगा, ऑब्वियसली रिंग को। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं कि एक इंक्लाइन प्लेन पर इस पर रिंग को डाला, डिस्क को डाला, कुछ को डाला, बताओ कौन पहले नीचे आएगा, कौन देर से आएगा, इस तरह के सवाल किए जाते हैं। तो आप इस लिस्ट को बना लीजिएगा। और बच्चों ध्यान रखिएगा, जो काम रिंग का होता है वही काम हॉलो सिलेंडर का होता है, और जो काम डिस्क का होता है वही होता है सॉलिड सिलेंडर का। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं, काम की चीजें हैं। क्लियर है बच्चों?
होपफुली क्लियर हो चुका होगा। इंक्लाइंड प्लेन पर जब भी कोई रोलिंग मोशन हो तो आप बेहद आसानी से चीज़ों को बना सकते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए।